हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। आज हम क्लास लेने वाले हैं क्लास 10th के साइंस की किताब में से जैव प्रक्रम का चैप्टर, जो कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि जैव प्रक्रम क्या है तथा उसके अंतर्गत कौन कौन सी तरह की क्रियाएं संपादित होती हैं या कौन कौन से प्रक्रम जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें मैंने आपको पाचन को लेकर एक्सप्लेनेशन किया था। अब हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू रखेंगे। पाचन में मैंने आपको पोषण तक की जानकारी दे दी थी। अब हम उसके आगे के अन्य प्रक्रमों के बारे में, यानी कि और भी लाइफ प्रोसेस में जो अलग अलग सिस्टम्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं रिमेम्बर करवा देना चाहती हूँ कि वह सिस्टम्स क्या हैं। डाइजेशन पढ़ने वाले हैं यानी कि पाचन की प्रक्रिया, श्वसन पढ़ने वाले हैं यानी कि रेस्पिरेशन, संवहन पढ़ने वाले हैं, परिसंचरण पढ़ने वाले हैं, और साथ में ही हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन की प्रक्रिया यानी कि एक्सक्रीशन की प्रक्रिया। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को फिर से कंटिन्यू रख रहे हैं ताकि आपको इससे संबंधित जानकारियां मिल सके और आप इससे संबंधित आने वाले सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको बहुत ही सरलता से हल कर पाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर रिमार्केबल करवाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जो इस अध्याय से पूछे जाने वाले हैं। आइए क्लास की ओर चलते हैं और ये जानते हैं कि किस किस तरह के जैव प्रक्रम संपन्न होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले से ही बताया है कि पोषण की जो प्रक्रिया है वो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा वहिक्षेपण के चरणों के आधार पर संपन्न की जाती है। जब भी मैंने आपके पीछे के क्लासेस लिए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि सजीवों के शरीर में कई तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। अब वे शारीरिक संरचना जटिल हो सकती हैं या सरल हो सकती हैं। सरल जीवों में एक कोशिकीय जीव आते हैं जिनमें समस्त उपापचयी अभिक्रियाएं जो है वो एक ही कोशिका के द्वारा संपादित होती हैं। मैं एक बार यहाँ पर क्लियरिटी कर लेना चाहती हूँ कि उपापचयी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं। उपापचयी, जैसा कि आपने अपने ही कक्षा के 10वीं के पहले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था जिसमें आपने देखा था कि अपचयन और उपचयन मिलकर उपापचयन का निर्माण करता है, तो ऐसे ही उपापचयी प्रक्रिया जो है वो सजीवों के शरीर में भी संपन्न होती है जिससे कि भोजन को ग्रहण करने के उपरांत यानी पोषण प्राप्त करने के उपरांत हमारे शरीर में उन पोषक तत्वों का पाचन होता है, अपघटन होता है और जिससे कि ऊर्जा निर्मुक्त होती है और उस ऊर्जा का ही इस्तेमाल हम शरीर के द्वारा अन्य क्रियाओं का संपादन करने के लिए करते हैं, यानी और सारी कार्यों को संपादित करने के लिए या अन्य कार्यों को संपादित करने के लिए जो कि हमारे शरीर में एज अ मूवमेंट या फिर एज अ अदर वर्क के फॉर्म में किया जाता है उसके सापेक्ष संपन्न की जाती है। मैंने आपको ये बताया था कि एक कोशिकीय जीवों में जैसे कि बात अगर हम अमीबा की करते हैं, पैरामीशियम की करते हैं या फिर युग्लिना की करते हैं, इन सभी में भी पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है और उनमें ये पोषण के उपरांत पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया अंतर्ग्रहण के द्वारा ही संपन्न हो जाती है। जैसा मैं आपको बताती आ रही हूँ कि शारीरिक संरचना जो है वो सरल और जटिल हो सकती है। जैसे जैसे शारीरिक संरचनाओं की जटिलता बढ़ती जाती है यानी कॉम्प्लेक्सन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वर्क प्रोफाइल भी बदलता चला जाता है, यानी वर्क में भी कॉम्प्लेक्शन आता चला जाता है, यानी क्रियाओं में भी बदलाव आते चले जाते हैं। एक कोश के जीवों में भोजन को ग्रहण करना तथा उससे पाचन करने तक की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ अंतर्ग्रहण से पूरी हो जाती है। लेकिन बात अगर हम करें हमारे जैसे जटिल शरीर वाले जीवों की, अगर हम बात मनुष्य की करते हैं तो मनुष्य जो है वो एक जटिल संरचना वाला प्राणी है जिसमें समस्त कार्यों के संपादन करने के लिए अंग पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाया जाता है और अंग तंत्र के हिसाब से ही उनमें ये उपापचयी प्रक्रियाओं का संपादन होता है। ये इंट्रो जो है वो उपापचयी क्रियाओं का या फिर जटिलता का या सरलता का मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि आप शरीर के संगठन के बारे में यानी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बारे में समझ सको। अगर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम सिंपलेस्ट है तो वो सरलता के साथ कार्य करेगा, वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्स है तो वो जटिलता के साथ कार्य करेगा। जटिलता कहने का मतलब कार्य जो है वो चरणबद्ध हो जाएंगे, कार्यों को स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा, क्योंकि
ये कार्य पूरी तरीके से संपादित किए जाने चाहिए और पोषण के तौर पर हम कई पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं जिनकी जो रासायनिक सूत्र है या उनका जो एक फॉर्मेशन कंपोजिशन है वो काफी ज्यादा जटिल होता है। उनको पचित करना या उनको अपघटित करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम यहाँ पर उनके पाचन के लिए कई एंजाइम्स वगैरह का भी इस्तेमाल होता है। ये एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं जिसको हम कैटलिस्ट कह सकते हैं और इन कैटलिस्ट का कार्य यह होता है कि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित होकर उस अभिक्रिया के दर को कम या ज्यादा करने का कार्य करते हैं। फिलहाल हम इस टॉपिक्स को लेकर कंटिन्यू रखते हैं कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया या पोषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया इन 5 चरणों से पूरी होती है जो मैंने आपको बताया। पहला है अंतर्ग्रहण जिसे हम इगेशन कहते हैं। दूसरा है पाचन, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। अवशोषण जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्वांगीकरण इसे हम स्टिमुलेशन कहते हैं और बहिक्षेपण दैट मीन जिसको हम एक्सक्रीट करना यानी कि बाहर की तरफ निष्कासित कर देना कहते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब भी हमें पाचन से संबंधित यानी कि मानव पाचन तंत्र की इस बात आए कि उसे कैसे डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हमें पाचन की प्रक्रिया में संलग्न होने वाले सभी अंगों के नाम लिखने होते हैं। उन अंगों के नाम लिखने के उपरांत हम स्टेप बाय स्टेप ये बताते हैं कि हमारा भोजन मुख गुहिका से लेकर अमाशय अग्नाशय से होता हुआ यकृत और फिर बाकी कैसे क्रियात्मकता को शो करता है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखनी होती है। क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लासेस है तो मैं आपको सारी प्रक्रिया नहीं बता पाऊंगी। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि आपको पाचन से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होने वाले हैं। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि इसमें आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। पोषण से संबंधित डेफिनेशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं, विषम पोषण किसे कहते हैं या परपोषण किसे कहा जाता है, या फिर इसे लेकर आपसे अंतर वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्वपोषण तथा विषम पोषण में किस प्रकार का अंतर होता है या क्या अंतर होता है। वहीं पे बात अगर हम कहें तो स्वपोषण की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है या प्रकाश संश्लेषण को चरणबद्ध तरीके से विवेचित कीजिए या उसको एक्सप्लेन कीजिए। विथ फिगर भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं मानवीय पोषण की यानी कि मानव में किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें आपको चरणबद्ध तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम किस तरह के पोषक तत्वों को अपघटित करता है या पाचन करता है, किस तरह की ग्रंथियों से कौन से एंजाइम का सिक्रीशन होता है। और इसके साथ ही अगर आपको चित्र पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे तो मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाने के बाद, आरेख बनाने के बाद ब्लैंक छोड़े जाते हैं और उनमें ABC फिल होता है जिसके हिसाब से आपको ये दर्शाना होता है कि जो फिलिंग्स छोड़े गए हैं उनमें उचित स्थान पर किस तरह के अंगों का नाम भरना है। तो ये प्रश्न आपको पाचन तंत्र से आने वाले हैं। एक बार फिर से आप याद रखिएगा कि पाचन तंत्र में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव पाचन तंत्र को लेकर कौन से एंजाइम के थ्रू किस तरह के पोषक तत्वों का पाचन होता है, कौन सी ग्रंथियों से किस तरह के पोषक तत्व, कौन सी ग्रंथियों से कौन से एंजाइम्स का सिक्रीशन यानी कि स्राव होता है। उससे अगली कड़ी हमारे पोषण के अंतर्गत हमारे भोजन जो हमारे मुख गुहिका से प्रवेश करते हैं वो किन किन स्थानों से होकर गुजरते हैं। अमाशय के अंदर कौन सी ऐसी अम्ल पाया जाता है जिसके कारण हमारे भोजन को अम्लीयता प्राप्त होती है और भोजन को अम्लीय स्वरूप प्रदान करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो इस तरह के टिपिकल क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इस तरह की और भी जानकारियों में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम इस तरह की और भी जानकारियां इसी वीडियोस में आपको देने वाले हैं कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे। आगे की चर्चा हम करते हैं ये लेकर कि मानवीय पोषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। मैं आपको सबसे पहले इसमें इंक्लूडेड ऑर्गन्स की बात बताती हूँ कि ये कौन कौन सी ऑर्गन होते हैं जिसके थ्रू हमारा भोजन हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है।
सबसे पहले बारी आती है भोजन को मुख्य गुहिका में डालने की, यानी कि हम सबसे पहले अपने भोजन को मुख्य गुहिका में डालते हैं, वहां से वो क्रमानुकुंचन की गति करता हुआ अंदर की ओर प्रविष्ट करता है। मुख्य गुहिका में दांत पाए जाते हैं और जीवा पाई जाती है, जो हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करता है और इतना स्मूथ बनाता है ताकि वो इजिली स्लाइड करके यानी कि स्लिप करके वो अंदर ग्रास नली में या आहार नलिका में प्रविष्ट करे। हमारी लार ग्रंथि से निकलने वाला स्लाइवा हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को खंडित करता है, यानी कि उसको अपघटित करने का काम करता है। इसमें पाया जाने वाला एंजाइम एमाइलेज होता है, जो हमारे भोजन के शर्करा को के रूप में उसको निर्मित करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को खंडित करके शर्करा के रूप में रूपांतरित करता है। जैसा मैंने बताया, फिर हमारे क्रमानुकुंचन गति के द्वारा हमारा जो भोजन है वो अमाशय में पहुंचता है। अमाशय का सरफेस एरिया काफी बड़ा होता है, जहां पर वो पूरी तरीके से HCl जो कि अमाशय से स्रावित होता है, HCl के स्राव के कारण हमारे भोजन की जो एक माध्यम यानी कि एक जो मीडियम है वो एसिटिक हो जाता है। एसिटिक मीडियम सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि अभिक्रिया का दर कम या ज्यादा या बढ़ाया जा सके। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl अपने आप में एक बहुत ही जटिल अम्ल है जो हमारे शरीर को क्षति पहुंचा सकता है। उसके बावजूद भी अमाशय में किसी भी प्रकार की कोई क्षति क्यों नहीं आती? तो इसका सबसे सुटेबल रीजन ये होता है कि अमाशय की जो इनर लिंकिंग यानी कि आंतरिक भित्ति होती है वो म्यूकस की बनी होती है। ये एक लुब्रिकेंटेड सबस्टांस होता है जिस पर HCl जैसे अम्ल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और हमारा अमाशय पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। लेकिन वहीं पे अगर भोजन को ग्रहण करने के उपरांत HCl का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो हमें अम्लीयता जैसी विकार को झेलना पड़ता है, यानी हमें अम्लीयता हो जाती है। और आपको पता है कि अम्लीयता को खत्म करने के लिए हम क्षारीय पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोडा वाटर हो गया या लेमन जूस हो गया, इन तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे अम्लीयता को हम दूर कर सके। इसी क्रम में हमारा भोज्य पदार्थ जो है वो आगे की ओर अग्रसित होता है और अग्रसित होने के बाद वो हमारी छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में पहुंचने के बाद जठर ग्रंथियों से कई तरह के एंजाइम का स्राव होता है जो पार्टिकुलरली प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का विखंडन करते हैं। प्रोटीन का विखंडन जो है वो अमीनो एसिड में, शर्करा का विखंडन जो है वो ग्लूकोज के रूप में और आपके वसा का विखंडन जो है वो आपके ग्लिसरॉल में हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात इसमें एक क्वेश्चन और है कि इमल्सिफिकेशन किसे कहा जाता है? वसा के कण काफी बड़े बड़े होते हैं। वसा के कणों को छोटे कणिकाओं में बदलने की प्रक्रिया इमल्सिफिकेशन कहलाती है। यहाँ पे एक चीज और भी आप समझ के चलिएगा, जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं उनमें इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो 7.5 मीटर के अप्रोक्स होती है। वहीं पे जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उनके इंटेस्टाइन की यानी आंत की लंबाई जो होती है वो अपेक्षाकृत शाकाहारी जीवों के छोटी होती है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने के उपरांत छोटी आंत के आंतरिक भित्ति में पाया जाने वाला रसांकुर, जिसको कि हम विली कहते हैं, अब विली के द्वारा हमारे पोषक तत्वों को जो कि पचित रूप में होते हैं, अपघटित हो चुके होते हैं, पाचक रस के रूप में होते हैं, यानी पचने के बाद जो एंजाइम्स बनते हैं उन्हें विली के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है और अवशोषण के उपरांत उसे कोशिकाओं में संवहित कर दिया जाता है, यानी कि आगे की ओर भेज दिया जाता है, जहां पर कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनका विखंडन होता है। अपचित भोज्य पदार्थ जो कि वेस्टेज के फॉर्म में रह जाते हैं वो बड़ी आंत की ओर प्रविष्ट करता है और बड़ी आंत में भी रसांकुर पाए जाते हैं जो आपके भोज्य अपचित भोज्य पदार्थों में से एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वेस्टेज को अपने आंतरिक हिस्से में ही संग्रहित रखते हैं और समय समय पर हम इसे एनस यानी कि मल द्वार के द्वारा बाहर की ओर निष्कासित करते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पाचन तंत्र आपका पूरा होता है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता के चलूंगी कि पाचन की अभिक्रिया को लेकर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये चित्र के आधार पर अंगों को के नामों को फिल करना। दूसरा प्रश्न है स्वपोषण और परपोषण या विषम पोषण के बीच में अंतर। अगला प्रश्न है इमल्सिफिकेशन किसे कहा जाता है। पाचन की प्रक्रिया के समय अम्लीयता क्या है, अम्लीयता होने पर हम किस प्रकार का उपाय करते हैं।
या फिर किस प्रकार की गति के कारण भोजन आगे अपने पाचन करने की प्रक्रिया को संपन्न करता है। इन सभी प्रश्नों को बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन दी जाती है, खास करके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में। आगे की प्रक्रिया हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे और ये देखेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न हो। अध्याय जय प्रक्रम के अंतर्गत अगला प्रक्रम जो है वो श्वसन का होने वाला है। श्वसन के अंतर्गत हम और भी कई चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे श्वसन के अंतर्गत ही श्वासोच्छवास आता है। श्वासोच्छवास कहने का तात्पर्य होता है कि आप अपने शरीर में किस प्रकार से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो और श्वसन की प्रक्रिया के उपरांत निष्कासित होने वाले वर्ज्य गैसीय पदार्थों को किस प्रकार से निष्कासित करते हो। तो श्वासोच्छवास की प्रक्रिया दो चरणों में यानी निःश्वसन और निःश्वसन के रूप में संपन्न होती है। निःश्वसन कहने का तात्पर्य किसी भी जीव शरीर के द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया निःश्वसन कहलाती है। वहीं पे निःश्वसन की बात अगर की जाए तो निःश्वसन की प्रक्रिया जो होती है जिसमें श्वसन करने के उपरांत आपके शरीर में जो भी गैसीय अवस्था में वर्ज्य पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें शरीर से बाहर निष्कासित किया जाना निःश्वसन कहलाता है। अगर हम बात करते हैं श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो श्वसन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। श्वसन की वह प्रक्रिया जो वायु की उपस्थिति में संपन्न किया जाता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वहीं पे वह श्वसन जो कि वायु की अनुपस्थिति में संपन्न किया जाता है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। यहाँ पर भी आपके दो टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं। पहला ये कि निःश्वसन और निःश्वसन में क्या अंतर होता है और दूसरा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। आगे की कड़ी में आप ये जानते हो कि आप जो भी पाचन क्रिया अभिक्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण करते हो उसका विखंडन होता है और ये विखंडित होकर कार्बन के 3 अणु वाले यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे हम पैरुवेट कहते हैं। और पैरुवेट विखंडन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है, वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में और वायु की कमी में। वायु की उपस्थिति में पैरुवेट विखंडन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया यानी सजीवों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के में संपन्न होता है, जिसमें कि एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एटीपी हमें ज्ञात है कि ये एक ऊर्जा का रूप है जिसका प्रयोग हम अपने अन्य गतिविधियों के लिए करते हैं। वहीं पे बात अगर हम करते हैं अवायवीय श्वसन की, तो अवायवीय श्वसन के अंतर्गत एथेनॉल जैसी चीजों का निर्माण होता है और वायु की कमी में जो श्वसन की प्रक्रिया यानी पैरुवेट विखंडन किया जाता है, ये पैरुवेट विखंडन के अंतर्गत लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ये लैक्टिक एसिड हमारे शरीर की मांसपेशियों में क्रैम्प लाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो इस तरीके से पैरुवेट विखंडन भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 3 नंबर से संबंधित आता है। इसमें आप आरेख तथा उसकी व्याख्या दोनों को ही सम्मिलित कर सकते हैं। अब बारी आती है कि किसी भी मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, लेकिन वहां पे ही आपके किताब में और भी कई टॉपिक कंपैरिजन में लिए गए हैं, जैसे कि मछली श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न करती है। तो मछली ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए जल को पूरी तरीके से अपने शरीर में प्रविष्ट कराती है, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को के आयन को ग्रहण करती है और इस तरीके से वो अपने श्वसन की प्रक्रिया गलफड़े जिसको कि हम क्लोम कहते हैं उसके द्वारा संपन्न करती है। आगे हम श्वसन को कंटिन्यू रख रहे हैं, यानी कि मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो मनुष्य की श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो अंग सम्मिलित होते हैं उनमें सबसे पहला है आपका नसिका गुहा, जिसको हम नेजल कैविटी के नाम से नेजल के नाम से जानते हैं। उसके बाद बारी आती है नसिका गुहा जिसको हम नेजल कैविटी के नाम से जानते हैं। फिर बारी आती है ट्रैकिया की, लंग्स की, ब्रांचियोल्स की। ये सारे के सारे जो हैं वो वे अंग हैं जो कि आपके श्वसन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। जब भी हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं तो उस समय वो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ सेपरेटेड हमारे शरीर में प्रविष्ट नहीं करता, बल्कि उसके साथ और भी कई तरह के पदार्थ जो कि धूलकण के रूप में, जलवाष्प के रूप में होते हैं या अदर गैसेस के फॉर्म में होते हैं, वो चीजें हमारे अंदर प्रविष्ट करती हैं नसिका गुहा के द्वारा, यानी नासा छिद्र के द्वारा वो प्रवेश करती हैं। जैसे ही नाक के अंदर प्रविष्ट करती हैं वहां पर ढेर सारे रोम होते हैं जो धूलकण को या फिर सुधियों को अपने अंदर कैप्चर करते हैं। हमारी नसिका गुहा में म्यूकस जैसा लुब्रिकेटेड सबस्टांस होता है जो बहुत ही ज्यादा छोटे सूक्ष्म धूलकणों को अपने अंदर चिपका लेता है, जिससे कि अशुद्धियां हमारे शरीर में प्रविष्ट नहीं कर पाती। उसके उपरांत हमारे द्वारा ग्रहण किया गया गैसीय अवस्था का पदार्थ
यानी कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर श्वसन नलिका में प्रविष्ट करता है और प्रविष्ट करने के बाद वह श्वसन नलिका से होता हुआ लंग्स के यानी कि फेफड़े के ब्रेंचियोल्स में यानी श्वसन नलिकाओं के कुप्पिकाओं तक पहुंचता है और उन कुप्पिकाओं का काम यानी जिसको कि हम इंग्लिश में एल्वियोल्स कहते हैं, श्वसन कुप्पिका कहते हैं, उन कुप्पिकाओं का काम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना होता है। एब्जॉर्ब करने के उपरांत वो उसी को यानी ऑक्सीजन को आगे के क्रम में यानी महाधमनी की तरफ इसे पुश आउट कर देती हैं, बाहर की ओर निष्कासित कर देती है। यहाँ पर एक चीज आपको बहुत टिपिकल क्वेश्चन होने वाला है कि जिस समय हम निश्वसन और निःश्वसन करते हैं उस समय हमारे डायफ्राम की आकृति किस प्रकार की होती है। तो अगर आप मेरे इमेज को, मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा, जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं तो हमारा वक्ष हिस्सा यानी वक्ष गुहा जो है वो ऊपर की तरफ, उभार की तरफ फूल जाता है और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं वक्ष गुहा नीचे की ओर जाता है। यानी डायफ्राम ऊपर जाता है कब? जब निश्वसन करते हैं, और जिस समय हम निश्वसन करते हैं हमारा डायफ्राम नीचे की ओर आ जाता है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला रही हूँ, ऐसे ढेर सारी जानकारियां, ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस ऐसे जो कि आपसे छूटे हुए हैं और रिवीजन क्लासेस आपसे चूक के कारण छूट न जाएं, आप परेशान ना हो जाओ। और जैसा कि आपके पेपर का समय चल रहा है तो मैं आपको रिमेंबर कराना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम इस वीडियो के जरिए आपको अच्छे मार्क्स दिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिल सके। आगे हम बात करेंगे इससे संबंधित प्रश्न के कि श्वसन से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, निश्वसन के बीच में अंतर, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर, पैरुवेट विखंडन के लिए आरेख तथा उसकी विवेचना। अगर हम बात करते हैं कि श्वसन की प्रक्रियाओं में संलग्न अंग कौन कौन से होते हैं तथा यह प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, ये सारे श्वसन से संबंधित विशेष प्रश्न हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से होने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि श्वसन प्रक्रिया का डायग्राम बना होता है जिसमें ब्लैंक छूटे होते हैं और उन ब्लैंक को उचित अंगों के नाम के आधार पर आपको फिल करना होता है। आगे की प्रक्रिया परिसंचरण होने वाली है जिस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और समझेंगे कि परिसंचरण की प्रक्रिया यानी संवहन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती और वाहिनिकाओं में क्या अंतर होता है। ये टिपिकल डिफरेंसेस हैं जो प्रश्न के तौर पर पूछे जाते हैं। वहीं पर हमारे रक्त के परिसंचरण में मुख्य भूमिका हमारा हृदय निभाता है, यानी कि हृदय की उपस्थिति जो है वो हमारे शरीर के वक्षस्थल पर यानी कि डायफ्राम के ठीक नीचे लंग्स के थोड़ा सा बाएं में उपस्थित होता है। इसकी आकृति हर एक मनुष्य के शारीरिक संरचना के हिसाब से उसकी बंद मुट्ठी के आधार पर होता है कि उसके बंद मुट्ठी का आकार जो होता है उतना ही आकार हमारे हृदय का होता है। यह शारीरिक संरचना के अनुसार होता है, जिसकी मुट्ठी बड़ी होती है उसके हृदय की आकार भी बड़ा होता है और जिसकी मुट्ठी छोटी होती है उसका आकार भी छोटा होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं रक्त की। रक्त के ग्रुप के बारे में आपको पता है कि रक्त के ग्रुप जो होते हैं वो 4 होते हैं, ए बी एंड ओ। वहीं पे बात अगर हम करते हैं कि रक्त होता कितने प्रकार का है, तो रक्त 3 प्रकार के होते हैं जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट बीसी दैट मीन्स व्हाइट ब्लड कार्पसल्स जिसको कि आप प्लेटलेट्स भी कहते हो, और वहीं पे बिंबाणु जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनको एक एक करके अध्ययन करने की अगर आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और फिर हम आगे की क्लासेस में इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं अपने लाइव प्रोसेस के चैप्टर को लेकर जो रिवीजन के क्लासेस के हिसाब से चलाए जा रहे हैं। हृदय की संरचना हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम रखती है। हमारे मानवीय हृदय की संरचना 4 कक्षीय होती है, यानी कि 4 चैम्बर्ड होते हैं जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होता है। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। फेफड़े के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए ऑक्सीजन को हमारे महाधमनी और महाशिरा के द्वारा हमारे शरीर के अंदर यानी महाधमनी के द्वारा हमारे हृदय के बाएं पक्ष में यानी बाएं आलिंद में भेजा जाता है। बाएं आलिंद में कपाट होता है जहां पर एक बार रक्त अगर बाएं निलय में प्रवेश कर गया तो वो फिर से रेसिप्रोकल यानी कि उल्टी दिशा में प्रवाह नहीं कर सकता और इसके बाद जो है वो निलय से होता हुआ वो सारे के सारे शरीर के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है।
कोशिकाओं के बीच में भी केशिकाओं के माध्यम से वो यानी कैपिलरीज के माध्यम से शरीर के एक एक हिस्से में पहुंचाया जाता है। फिर उसी प्रकार से हमारे शरीर से जितने भी अशुद्ध रक्त हैं यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति ज्यादा होती है, जो ब्लड हमारा हार्ट कैरी करता है यानी हमारा हृदय कैरी करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ऑक्सीजन युक्त रक्त को अगर हमारे शरीर के समस्त हिस्सों में पहुंचाया जाता है, जिसके उपरांत अगर अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, उसे फिर से हृदय तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुंचाकर उसे बाहर की ओर निष्कासित करना, ये पूरा साइक्लिक मूवमेंट है जो चलता है, जिसे हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपके फिर से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला तो ये कि हृदय की संरचना क्या होती है, उसकी कार्यविधि क्या है। दूसरा, दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। साथ में मैं रक्त को लेकर एक प्रश्न आपको यहाँ पे और भी बता रही हूँ कि ऑक्सीजन को कैरी करने वाला पिगमेंट हमारे रक्त में कौन होता है, जैसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता यानी कि पूरी तरीके से घुलने की क्षमता नहीं रखता है। वहीं ब्लड के कंपोजिशन में सबसे बड़ी मात्रा में प्लाज्मा उपस्थित होता है और हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। इस तरह की और भी जानकारियां हैं जो कि आपको चैप्टर्स में पढ़ने के बाद मिल जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की करने वाली हूँ जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं। इसके बाद बारी आती है पौधों में संवहन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो संवहन के लिए पौधों में दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं, जो कि आपने 9वीं कक्षा में उत्तक वाले अध्याय के अंतर्गत पढ़ा था। जाइलम और फ्लोएम की बात अगर हम करते हैं तो जाइलम हमेशा अपने पदार्थों का संवहन अपवर्ड करता है, यानी कि जड़ के शाखाओं के द्वारा अवशोषित किए गए खनिज पदार्थ तथा जल को जाइलम के थ्रू, जाइलम नामक उत्तक के थ्रू पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जहां पे पत्ती यानी कि लीव्स जो है वो इन चीजों का, इन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करती है और अपना भोजन निर्मित करती है। वहीं पे पत्तियों के द्वारा निर्मित भोजन को फ्लोएम के द्वारा पौधे के या पेड़ के समस्त हिस्सों तक पहुंचाया जाता है और इस प्रकार से उनके संवहन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका उत्सर्जन। इसमें मैं आपको ये चीजें बता के चलती हूँ कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के उपरांत बहुत ऐसे वर्ज्य पदार्थों का निर्माण होता है जिसका हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोग नहीं होता। अगर वो हमारे शरीर में काफी लंबे समय तक रह जाए तो वो हानि पहुंचाते हैं, इसलिए समय समय पर उन्हें हमारे शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं इस चीज की, उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं और उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, तो नेजल पहला होता है जो नेत्र के हिस्से में पाया जाता है। उससे निकलने वाले टीयर्स या फिर आंसू हमारे शरीर के वर्ज्य पदार्थ होते हैं। हमारे स्वेट ग्लैंड्स यानी कि पसीने की ग्रंथियों से निकलने वाला पसीना हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। निश्वसन की प्रक्रिया के उपरांत शरीर से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक गैसीय अवस्था के पदार्थ जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए वर्ज्य पदार्थ होते हैं। पाचन की प्रक्रिया के उपरांत निर्मित होने वाला टूल्स जो कि अपचित भोजन के रूप में होता है, जिसे हम समय समय पर अपने शरीर से निष्कासित करते हैं, ये भी अपने आप में वर्ज्य पदार्थ और इसके निष्कासन का प्लेस जो है वो एनस है। अगर हम बात करते हैं यूरिन की यानी कि मूत्र की, जो कि हमारे शरीर से समय समय पर निष्कासित किया जाता है, ये भी अपने वर्ज्य पदार्थ की श्रेणी में ही आता है। यहाँ पर आपको वर्ज्य पदार्थ को निष्कासित करने की जो प्रक्रिया है उसमें वृक्क की संरचना पढ़नी है, यानी मूत्राशय के द्वारा किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है, किडनी के द्वारा, जिसको कि हम गुर्दा बोलते हैं, गुर्दे के द्वारा किस प्रकार से मूत्र यानी कि यूरिन को प्यूरिफाई किया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर के उपयोगी पदार्थ जो हैं वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित न हो। मानव उत्सर्जी अंग में वृक्क की उपस्थिति सर्वोपरि होती है, क्योंकि ये मूत्र के निर्माण के साथ साथ हमारे शरीर से विलेय पदार्थों को भी, जो कि जल में पूरी तरीके से विलेय होते हैं, उनको निष्कासित करने का कार्य करता है। इस प्रक्रम के अंतर्गत संलग्न अंग जो है वो वृक्क है, मूत्र नलिका है, मूत्राशय है और उसके बाद उनके निकलने का स्थान यानी कि वो जहां से निष्कासित किया जाता है। हम सबसे पहले बात करते हैं वृक्क की।
वृक्क का आकार सेम के बीज के जैसा होता है, जो हमारे लोअर एब्डोमेन यानी कि निचले उदर में उपस्थित होता है। इसके उपरांत किडनी यानी कि गुर्दे का काम होता है मूत्र को, यानी जो रक्त पूरी तरीके से प्रवाहित होता है, जब वो आपके गुर्दे में जाता है, किडनी में जाता है, वहां पे उस ब्लड को पूरी तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है और विलेय अपवर्ज्य पदार्थों को मूत्राशय के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप मूत्र वाहिनिकों के सहायता से प्रविष्ट करा जाता है। और जैसे ही ये थैली यानी कि मूत्र वाहिनिकाओं के द्वारा मूत्राशय में पहुंचने वाला यूरिन पूरी तरीके से फिल हो जाता है, तो हमें समय समय पर यूरिन का प्रेशर आता है और हम उसे बाहर की ओर निष्कासित करते हैं। यहाँ पर एक चीज और भी आपके जानने की है, जैसे ये कि अपोहन किसे कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि काफी लंबे समय तक कुपोषण के शिकार रहने की वजह से या पर्यावरणीय प्रदूषण की वजह से हमारे शरीर के कुछ अंग जो हैं वो पूरी तरीके से विकृत हो जाते हैं और उन्हें आवश्यकता पड़ती है रिप्लेस करने की। तो अगर हम अपने शरीर से उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पर किसी भी तरह के आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम अंगों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह प्रक्रिया जो है वो अपोहन या फिर इंग्लिश में डायलिसिस कहलाती है। इससे संबंधित एक प्रश्न हो सकता है और ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करते हैं उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन से संबंधित जो प्रश्न होने वाले हैं, जैसा मैंने बताया उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं और वो किन अंगों से निष्कासित होते हैं या उनका निर्माण किस अंग में होता है जहां से वो निष्कासित किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है उत्सर्जन में संलग्नित अंग कौन कौन से हैं और उनका कार्य क्या है। इसमें नेफ्रॉन की संरचना तो नहीं पूछा जाता, लेकिन नेफ्रॉन का कार्य अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है एक टिपिकल क्वेश्चन को लेकर, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि अपोहन किसे कहते हैं, अपोहन की प्रक्रिया क्या होती है। तो इस तरह के और भी जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे क्लासेस में बने रहिए। हमारे वीडियोस को, क्लासेस को, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर के लिए, एग्जामिनेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।